नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच लाइव से मैं हूं सैयद मुजीब। आज मैं अपने दर्शकों के सामने एक ऐसी शख्सियत से परिचय करवाने जा रहा हूं जो गुज़िश्ता कई दशकों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। मैं आज अपने दर्शकों के सामने उनसे रोजगार और वर्तमान राजनीतिक हालात पर उनके विचार, उनके ख्यालात, उनकी रणनीति क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मैं अब उन्हीं से अपने दर्शकों का परिचय करवाने जा रहा हूं। जो जयप्रकाश गुप्ता साहब, आपका लोकमंच वक्ता लाइव में स्वागत है। मेरा ये पहला सवाल है कि अभी अभी विश्व के ताकतवर नेताओं की सूची में शुमार भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने 75 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था और आप खादी ग्राम उद्योग आयोग के केंद्रीय सदस्य हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बारे में खादी व ग्राम उद्योग आयोग की क्या भूमिका है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था वो वादा को पूरा करने का भी काम उन्होंने किया। 75 लाख लोगों को बाकायदा उनको नियुक्ति पत्र देने का काम बड़ी तेज़ी से हर राज्य स्तर पे जारी है। नागपुर में भी हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और रोजगार मंत्री रामदास जी आठवले उनके माध्यम से हुआ। बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिला और आज की मैं समझता कि नितांत आवश्यकता है। देश जो भी विकास करे, देश को अब हम पूरे विश्व का गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना और इस देश में विकास के साथ में इसकी समृद्धि होना, ये भी एक नितांत आवश्यकता है। दोनों चक्र चलने चाहिए, विकास का चक्र भी चले और देश में समृद्धि का भी। तो ये बैलेंस होगा और इसमें निश्चित रूप से खादी ग्राम उद्योग भी अपनी एक प्रमुख भूमिका, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग बेसिक यदि आप देखें तो ग्रामीण रोजगार को ज़्यादा बढ़ावा देने का काम इसमें। हम लोग जो कुछ देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में, शहरी में गांव के जो बेरोजगार युवा हैं वो शहर में आते हैं रोज़गार के लिए। उनको ग्रामीण में ही एक अच्छा रोज़गार प्राप्त हो, स्वयं रोज़गार उनका मतलब उनका खुद का काम शुरू हो। और इसमें हमको गर्व से हम कह सकते हैं कि खादी ग्राम उद्योग ने इसमें अग्रणी भूमिका पूरे देश मिली है। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये प्रधानमंत्री के पीएमजीपी के अंतर्गत हजारों, मतलब इस बार तो हमने देखा कि कम से कम 1 करोड़, पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रोजी रोटी से जोड़ा गया है। और इसमें ग्रामीण के ज़्यादा। खादी ग्राम उद्योग जिसको आज 66 वर्ष होते आ रहे हैं, आज़ादी का अमृतोत्सव वर्ष है, और इसमें 1,18,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर खादी ग्राम उद्योग का हुआ है। ये भी गौरव की बात है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल, और सम्माननीय हमारे नागपुर के लोकप्रिय सांसद जो निवर्तमान एमएसएमई के मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसको गति प्रदान करने का काम, खादी को एक प्रसिद्धि, खादी को स्वीकार्यता, ग्रामीण जो हमारी विलेज इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उसको प्राधान्यता भी हमारे सम्माननीय मंत्री राणे साहब हैं, उनके माध्यम से। तो ये निश्चित रूप से, और अभी जो वर्तमान राज्य में भी सरकार है उसकी भी प्राथमिकता इस बार से यही है कि ग्रामीण जो बेस है ऐसी सब चीज़ों को मतलब ऐसे लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत तो निश्चित रूप से 20 लाख रुपए तक आप सर्विस इंडस्ट्रीज, कोई भी व्यापार करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए। 50 लाख रुपए में तक आपको लोन मिलेगा और व्यापार कर सकते हैं। उसके साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या क्या कर सकते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। महिलाओं को ग्रामीण की 35% सब्सिडी है, शहरी महिलाओं को 25% सब्सिडी है, पुरुष को ग्रामीण में 25% सब्सिडी है, शहरी पुरुष को 15% सब्सिडी है,
ओबीसी को, एससी, एसटी उनको भी सब्सिडी बड़ी है। तो इसके अंतर्गत व्यापार करने में निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसमें मार्गदर्शन भी हमारे खादी ग्रामोद्योग के अधिकारियों का प्राप्त होता है, प्रशिक्षण लिए जाते हैं। और इस प्रकार से नागपुर में भी विभिन्न क्षेत्रों में विधानसभा निहाय बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को ये कहा जाता है कि आप रोजगार के लिए ऐसा दौड़ो मत नौकरी के लिए, आप नौकरी देने वाले बनो। और इसमें गर्व से कह सकता हूँ मैं कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अपनाया और उसकी स्वीकारता भी बहुत बड़ी है। और इस दौरान जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं ग्रामीण के, हमने दिवाली को ही देखा, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस बार दिवाली में आप स्वदेशी लीजिए, यानी जो बेचारे मिट्टी से जुड़े हुए, कि ये भारत माता की सेवा से जुड़ा हुआ काम है, खादी मिट्टी, भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ काम है। तो ऐसी चीज़ों को स्वीकारे। तो हमने देखा कि इस बार दिवाली में भी पूरे जो टपरी पे बैठे हुए, फुटपाथ पे बैठे हुए, उन्होंने भरपूर रोजगार किया, भरपूर उनको। अभी हम लोग जब गणेश उत्सव मतलब इस बार पर्व जो शुरू हुए, हमारे श्रावण मास से शुरुआत हो जाते हैं, सभी धर्मों के त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। गणेश उत्सव से शुरुआत हुई, ईद आई, अभी गुरु नानक जयंती आ रही है, दीपावली आई, दशहरा आया। तो हमने देखा कि बाज़ार में एक रौनक नज़र आई। 2 साल कोरोना के कारण एक मायूसी थी, बाज़ार में सन्नाटा था, बहुत सारे प्रतिबंध थे, गणपति बैठालने में भी प्रतिबंध थे। मैं समझता कि मंडप लगेंगे नहीं लगेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे नहीं होंगे, लोग सिमट के लोगों ने अपने त्यौहार मनाए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो त्योहारों के माध्यम से ही मजबूत होती है। तो एक आपसी प्रेम, स्नेह, सद्भावना, भाईचारा इससे बढ़ता है। लेकिन वो 2 सालों में हम लोगों से मिल ही नहीं पा रहे थे। लॉकडाउन था, व्यापार बंद, और मायूसी चौथी। और वो मायूसी से निकल कर एक उत्साहपूर्ण वातावरण पूरे देश में नज़र आया। और मैं तो देख रहा हूँ कि बाज़ार में आपको घुसने की जगह नहीं मिली। छोटे छोटे दुकानदारों ने भरपूर व्यवसाय। जब मैंने एक मूर्तिकार से पूछा, हमारे मित्र हैं कुछ जो गणपति की सजावट के सामान बेचते हैं हमारे मित्र, उसमें बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूँ कि जो मतलब सजावट के सामानों में मुस्लिम भाइयों की बड़ी भागीदारी है, क्योंकि वो नक्काशी के काम ये है, वो जब मतलब मूर्ति के जो रखने के जो सजावट के सामानों में उनकी बड़ी भागीदारी। तो मैंने ऐसे पूछा उनसे, तो बोले भाई हमने 25 सालों में इतना अच्छा व्यापार हमारा 25 सालों में इस बार हुआ है। मूर्तिकारों का भी जितनी मूर्ति बिकी वो 20-25 वर्षों में सबसे ज़्यादा मूर्तियां बेचने का काम हुआ। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में 2 साल की मायूसी को नकारते हुए 2 साल में जो एक था उसका पूरा उत्साह के साथ में जगह जगह देखेंगे पूरे देश में जितने तीर्थस्थलों में उसमें लोग निकल पड़े परिवारों के साथ। तो ये एक अच्छा वातावरण है बाज़ार के लिए भी। व्यापार बहुत हर जो भी सोचे हर चीज़ का, क्योंकि अभी सर दिवाली बाने, अभी जैसे मिठाई की बात करें तो अब सिर्फ मिठाई तक नहीं रही, मिठाई आपसी स्नेह बांटने का काम हुआ है। मिठाई के माध्यम से पटाखे प्रदूषण होता है तो पटाखे भी कम फोड़े होंगे, लेकिन उत्साह पटाखे तो इस बार मुझे देखता हूँ कि मैंने 3 बार दिवाली देखी। कि जैसा भारत की जीत हुई एक दिन पहले तो उसमें लोगों ने दिवाली मना ली, फिर दूसरे दिन फिर दिवाली हुई, फिर ये हुआ कि यूके में हमारे एक मूल भारतीय प्रधानमंत्री बने तो उस दिन भी लोगों ने पटाखे फोड़ा। तो ये मतलब आनंद जहाँ है वो दिवाली हो जाती है। और आपसी कोई भी आनंद, जैसा ईद है, ईद में भी हम लोगों की मुस्लिम भाइयों तक सीमित नहीं है, सब लोग एक दूसरे से, सब ये नागपुर का कल्चर है, नागपुर का संस्कृति जो है ये देश का दिल है, 0 माइल है। लेकिन नागपुर की संस्कृति है मेल जोल की संस्कृति, भाईचारे की संस्कृति, आपसी बॉन्डिंग की संस्कृति। आप देखेंगे, मुझे तो गर्व होता है कि मैं नागपुर वासी हूँ। कहीं भी किसी प्रकार का भूकंप आए, आपदा आए, विपदा आए और किसी प्रकार के दंगे फसाद, ये सबसे मुक्त रहा है नागपुर। हर हम चाहते हैं कि इसकी बॉन्डिंग बढ़े। गर्व की बात है कि नागपुर में एक ऐसे नेता भी हैं, वो है नितिन गडकरी। मैं गर्व से कह सकता हूँ, केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी भी सदा ये भावना रही। हमारे मुख्यमंत्री रहे हुए देवेंद्र फडणवीस, गर्व की बात है कि एक साधारण कार्यकर्ता जो आज मुख्यमंत्री पद पर गया, अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं। और ये विकास के पहिए हैं दोनों हमारे। पूरे देश में बड़ी नागपुर की चर्चा होती है। हम भी चाहते थे, हमको भी लगता है कि भी हमारा शहर बहुत तेज़ी से विकास करे, बड़े है। तो वो विकास के प्रोजेक्ट ये दोनों लोग, जिसमें माननीय गडकरी जी, देवेंद्र जी, तो जिसका एक बहुत
ज़बरदस्त विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ में, विकास के साथ में नागपुर की समृद्धि भी होनी चाहिए। लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लोगों के जेब में पैसे आना चाहिए। तो मेरा दोनों से अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में भी दोनों हमारे नेता इसमें आगे रहें कि रोज़गार मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। अभी ये बात बहुत अच्छी रही नागपुर की कि कोरोना के दौरान लोगों के रोज़गार गए, लोगों के व्यापार बंद थे, लॉकडाउन थे, लेकिन नागपुर में कोई भूखा नहीं रहा होगा। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की भागीदारी ये रही। और इसमें मैं सिख भाइयों का तो विशेष मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जितने गुरुद्वारे थे उनका लंगर फेमस है, वो बिल्कुल 24 घंटे चालू रहे और ढूंढ कर लोगों को भोजन देने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उन्होंने भी कोई राजनीतिक मतभेद नहीं, कोई धर्म का नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई भूखा न रहे। माननीय गडकरी जी का भी यह निर्देश था कि कोई नागपुर में भूखा न रहे, राशन की किट दो। तो एक अच्छा वातावरण नहीं, देखो आप कोई भी धर्म की बात हो, जात की हो, भाषा की हो या राजनीतिक दल की, हमने यदि लोगों के दुख सुख में सहभागी बन जाए तो एक बॉन्डिंग बढ़ती है। और वो नागपुर की संस्कृति है कि नागपुर में कोई राजनीतिक बात ना हो। ऐसे समय में जहाँ कोरोना की बात थी तो लोगों को जान बचाने का काम, और उसमें माननीय गडकरी जी ने एक संकट मोचन की भूमिका ली। पूरे देश में सभी जानते हैं कि उन्होंने पूरे नहीं, पहले मेरा डिपार्टमेंट है, 2-3 महीने उन्होंने काम भी नहीं किया, लोगों की जान बचाना है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, ऐसे ढंग से। तो आज राजनीति में भी हम चाहते हैं कि ऐसे संवेदनशील नेता हों, किसी भी पक्ष के हों, लेकिन वो काम करने वाले हों। और ये नागपुर का गौरव है कि नागपुर में इतनी तेज़ी से विकास की लोग देखते हैं कि जो पूरे देश में नहीं हुआ वो नागपुर में होता है। और उसी प्रकार से हम अब आने वाले समय में अपेक्षा करते हैं कि नागपुर में रोज़गार, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं देश के, क्योंकि देश में यहाँ सुविधाएं हैं, लोग भी बेहतर हैं, काम भी बेहतर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मेरा यही है कि नागपुर में बड़े प्रोजेक्ट आएँ, लोगों को रोज़गार मिले। जो लोग पूना, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जाते हैं ऐसे युवा, उनको यदि नागपुर में रोज़गार मिल जाएगा, उनको जॉब मिल जाएगा, तो नागपुर में और समृद्धि आएगी। और ये बाज़ार में जो हमारी और व्यापार बढ़ेगा तो नागपुर की समृद्धि बढ़ेगी। और खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से हमारी बहुत सारी योजनाएं भविष्य में भी है सरकार के माध्यम से। और प्रधानमंत्री जी तो इस समय में एक मुहिम लेके बैठे हुए हैं स्वदेशी की। तो आने वाले समय में भी मुझे ऐसा लगता है कि रोज़गार का भी उन्होंने 75 लाख नौकरी का किया है। आने वाले समय में जब मैंने सुना कि 2 करोड़ नौकरी तक की उनकी योजना है सभी शासकीय डिपार्टमेंट में, केंद्र की और राज्य सरकारों की, राज्य सरकार ने भी घोषणा की है इस प्रकार से, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो एक बेहतर, मैं समझता हूँ कि ये सही दिवाली होगी, सही ईद होगी, सही गुरु नानक जयंती होगी, सही क्रिसमस, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा आए, लोगों की रोजी रोटी, कोई भूखा नहीं रहे, तो हमारे त्यौहार भी सार्थक होंगे। और नागपुर शहर की संस्कृति को हम लोग, जो भी राजनीतिक विचारधारा किसी प्रकार की हो, लेकिन नागपुर में सभी नेता भी इस प्रकार से है कि आपसी जहाँ स्नेह, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, उसको जोड़ के रखने का, उसमें राजनीति नहीं करते, विकास के मामले में राजनीति नहीं करते। जिसमें विशेषकर गडकरी जी, देवेंद्र जी का तो मैंने देखा है कि उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया है कि नहीं, राजनीति जरूर करो लेकिन विकास में के मामले में राजनीति कहीं आगे नहीं आना चाहिए। तो ये शहर निश्चित रूप से एक आदर्श शहर, लोगों के लिए प्रेरणा बने, विकास के मामले में, समृद्धि के मामले में, भाईचारे के मामले में। जैसा संतरे की फांके, हमारा संतरा की मिठास रहती है, संतरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है नागपुर का, और उसके संतरे के छिलके निकालने के बाद उसकी फांके जिस प्रेम और स्नेह से जो उसके रेसे जोड़ के रखते हैं, वही नागपुर की संस्कृति है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी जो आपस की एक मिठास बांधे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की मजबूती के लिए, नागपुर की समृद्धि के लिए, नागपुर के विकास के लिए हम लोग वही जज्बा आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर देश के प्रति प्रतिबद्धता, समाज के प्रति प्रतिबद्धता, हमसे हमारे थोड़े से भी किसी प्रकार के व्यक्तिगत कुछ बात होंगी उसको सामाजिक और राजनीतिक ढंग से उसको बिगाड़ने का काम ना करके उसको सुधारने का काम करें, एक वातावरण बनाने का काम करें। तो मैं समझता हूँ कि इस शहर को और आने वाली पीढ़ी को भी हम एक आदर्श स्थापित करेंगे। एक बेहतर शहर, सुंदर शहर को और विकास की ओर ले जाने के लिए सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक, मैं समझता दिवाली और ये पर्वों का यही एक संदेश है कि हमारी, अभी हम लोगों ने देखा है 2 वर्ष कि लोग बहुत, जिसकी वेल्थ थी, बहुत समृद्ध थे, लेकिन वो बच नहीं पाए।
क्योंकि अब सबसे ज़्यादा हेल्थ, और हेल्थ कैसे बनेगी, मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ बनेगी आपसी स्नेह से, भाईचारे से, हम एक दूसरे को दुआएं दें। जिन्होंने बेहतर, जिन लोगों ने भी जैसा दुआओं से लोगों के, तो इससे एक हेल्थ बनती है। तो लोगों को कोरोना के दौरान ये भी लोगों ने देखा है कि जिसकी, जो लोगों ने जिस स्तर पे मदद की, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी, और इम्यूनिटी बढ़ने का मैं समझता हूँ कि एकमात्र है कि यदि हम आपस में प्रेम, स्नेह, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लोगों की मदद करने की भावना रखते हैं, सेवा को स्वीकारते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इस शहर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस चीज़ में अग्रणी रहे हैं, और भविष्य में भी मैं समझता हूँ कि इसमें अग्रणी रहेंगे। जब भी कुछ आएगा, किसी के भी संकट या कोई चीज़ है, उसमें सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, नागपुर शहर के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, यही है। और रोज़गार के मामले में सभी लोगों की, नेताओं की प्रतिबद्धता ये रहनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी की हो, गडकरी जी की हो, देवेंद्र जी की भी हो, कि नागपुर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। जैसा आज बम्बई एक समृद्ध माना जाता है, पूना माना जाता है, उसी क्रम में नागपुर को भी वो स्थान प्राप्त हो, रोज़गार की उपलब्धि के लिए बेहतर से बेहतर काम हो, और नागपुर का कोई भी युवा आने वाले समय में बेरोजगार ना हो, सबकी रोजी रोटी और नागपुर की समृद्धि की मैं कामना करता हूँ। विकास के साथ में नागपुर एक समृद्धशाली देश का शहर बने, यही मैं कामना करता हूँ। और दिवाली के इस मौके पर, और सभी जितने आने वाले सभी त्यौहार हमारे जो हैं, वो इस प्रकार से एक खुशहाली लेकर आएँ, लोगों की समृद्धि लेके आए, लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और बेहतर से बेहतर समाज के लिए काम करें, यही आज मैं कामना करता हूँ। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि अभी जो दीपावली का त्यौहार जो गया है, ईद का त्यौहार जो गया है कोरोना के बाद से, तो लोगों में एक अलग ही उत्साह और उमंग देखी गई है। और आपका ये भी कहना है कि अभी जो गणपति का जो त्यौहार गया, उसमें जो सजावट होती है, उसमें काफ़ी यानी मुस्लिमों की भागीदारी रही है, नक्काशी में, बनावटकारी में। पिछले कुछ दिनों से मुल्क पे एक ऐसी सियासत हावी थी कि हमारे एक कवि है जिनने ये कहने पे मजबूर कर दिया था, साबिर दत्त है, कि ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पर हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ। तो ये जो एक माहौल जो इंसानियत का जो दिख रहा है नागपुर में, जो आपने कहा कि बहुत अच्छा वातावरण दिखा है मानवता का, तो इसके पीछे हमारे जो विश्वकर्मा के नाम से जो कहा जाता है नितिन जी गडकरी को, और ये जो सांस्कृतिक महोत्सव जो मनाए थे खादर सांस्कृतिक में, कहीं उसका तो हाथ नहीं है? नहीं, देखिए, हमारा खाद्य सांस्कृतिक महोत्सव होता है, वो इसीलिए कि पूरे देश में मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि विकास के काम करते हैं। लेकिन जैसा एक मैंने कहा कि कोरोना के दौरान उनका रूप बदल जाता है, वो एक संकट मोचक बन जाते हैं। नहीं, लोगों की जान बचानी है, कोई भी धर्म, जाति, भाषा का हो, लेकिन वो नागपुर का है, मेरी पार्टी का हो या ना हो, लेकिन उसकी जान बचानी है, उसको अच्छी से हेल्थ सर्विसेज मिले, हॉस्पिटल में उसको जगह मिले, उसको कैसे भी ऑक्सीजन मिले। वैसा ही एक नागपुर में सांस्कृतिक, देश का हृदय स्थल, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी तैयार हो। ये देश की राजधानी है, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी भी बने। तो इस हिसाब से हमने 5 वर्षों से यहाँ पर एक सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत की। गर्व की बात है कि वो, उसमें हर साल जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लाखों लोगों की भागीदारी, 10 दिन में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग उसमें आते हैं। इस बार खासदार सांस्कृतिक महोत्सव ने 3 और जिम्मेदारियां ली कि नागपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का फाउंटेन बना हुआ है, जो विश्व का सबसे बेहतर विश्व स्तरीय फाउंटेन फुटारा में है, उसका डेमो शो रखा। और हमने लोगों को निःशुल्क रूप से, माननीय गडकरी जी की मेजबानी, मतलब उनकी प्रेरणा से, खासदार सांस्कृतिक और नागपुर के सभी वर्गों को वो फाउंटेन, क्योंकि उसमें मान लीजिए कोई करेक्शन है या उनके सुझाव, वो आमंत्रित करने के लिए हमने बड़ी संख्या में लोगों को नागपुर में निःशुल्क डेमो के रूप में दिखाया। इस बार गणेश उत्सव आए तो हमको लगा कि 2 साल से गणेश जी में पाबंदियां थी, उनका जैसा सार्वजनिक गणेश भी नहीं इतने फुट के होना, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होना, मंडप लगेंगे नहीं। लेकिन इस बार गणेश उत्सव, कोरोना से मुक्ति हो गई, सब है, भगवान की कृपा से सब लोग अच्छे अभी स्वस्थ हैं। तो इस बार ये हुआ कि गणेश उत्सव को पूरा खासदार सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमारी प्रेरणा, मतलब अब लोकमान्य तिलक ने भी गणेश जी का जो गणेश उत्सव के, ये क्यों किसी एक विशेष धर्म करके नहीं माना उन्होंने, ये एक सांस्कृतिक हमारी एक बॉन्डिंग बढ़े, देशभक्ति की भावना, सामाजिक वातावरण, सामाजिक समरसता है। तो इसी उद्देश्य से नागपुर के सभी गणेश मंडल को हमने आह्वान किया था गडकरी जी के माध्यम से कि गणेश उत्सव में जो भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके प्रायोजक हम रहेंगे, कलाकारों का मानधन हम देंगे,
पूरा उनकी व्यवस्था हम करवाएंगे, सिर्फ आपको स्टेज और माइक वगैरह की व्यवस्था करनी है। ये किया। उसके बाद में शारदा उत्सव आया, तो माननीय गडकरी जी का ये निर्देश था कि इवन इस शारदा उत्सव में भी हमारी भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं का कार्यक्रम रहता है और बिना महिलाओं के कोई भी हमारे पर्व अधूरे रहते हैं। कोई भी मंगल कार्यक्रम रहे किसी भी धर्म का, तो बिना महिलाओं के हो नहीं सकते। तो ये आया कि भाई मेहंदी लगाई जाए, तो शारदा उत्सव के माध्यम से हजारों महिलाओं को नागपुर में मेहंदी, क्योंकि मेहंदी हाथ पे लग गई तो ऐसा लगता है कि त्योहारों का आनंद। तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, बहुत सारी लड़कियां जो मेहंदी लगाती हैं उनको रोज़गार मिला। गणेश उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम करके 2 वर्षों से जो हमारे कई कलाकार थे वंचित थे, उनको रोज़गार मिल गया, उनको काम मिला। तो उसके पीछे भावना ये भी थी कि लोगों के किसी भी माध्यम से लोगों के जेब में कुछ जाए, त्यौहार मनाना है, आने वाले त्यौहार उनके माध्यम से जाए, ये भी एक उद्देश्य था रोज़गार का ही, कि जो कलाकार हैं हमारे जिनके अलग अलग क्षेत्र में ऐसे लोगों। तो खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का भी यही भूमिका है। अभी हमारा सीनियर सिटीजन के लिए एक महोत्सव होने वाला है, आने वाली 2 तारीख से 11 दिन का बड़ा उत्सव हम लोग हनुमान नगर में कर रहे हैं। तो इसका यही है कि शहर में एक सामाजिक वातावरण बने, सामाजिक समरसता का वातावरण बने, आपस में बॉन्डिंग हो, सभी लोगों की भागीदारी हो। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारी आपस की एकता, हमारी सद्भावना, हमारा भाईचारा, इस शहर के लिए, इस देश के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन हो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो उद्देश्य यही है कि जो सांस्कृतिक महोत्सव है हमारा, ये काम में 12 महीने लगा हुआ है अभी, सिर्फ हमारा सिर्फ साल भर में एक बार नहीं। और हम लोगों की अभी गडकरी साहब की इच्छा है कि बाल महोत्सव भी हो, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का फिल्म महोत्सव करने की भी एक सोच है, कि जैसा आने वाली नई पीढ़ी को ऐसे मोटिवेशन के प्रोग्राम, कि जो प्रेरणादायी हैं, ऐसी फिल्में उनको दिखाई जाएं बच्चों को, जो प्रेरणा देती है। ऐसे इस प्रकार से साल भर हमारे विभिन्न आयोजनों के माध्यम से नागपुर की संस्कृति को मजबूत करना, नागपुर की एक जो बेस है, जो धरोहर है, उसको मजबूत करने का काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक आदर्श जनप्रतिनिधि इससे ज़्यादा कर क्या सकता है। अभी देवेंद्र जी को ही हम लोग देख रहे हैं, अभी उप मुख्यमंत्री बने, अब वो कुछ कामों में आप तो देख रहे हैं कि शिथिलता थी, लेकिन अब गति मिल जाएगी उसको। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाने की बातें चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर का भविष्य बहुत उज्जवल है निश्चित रूप से। और वहाँ पर रहवासी जो भी नागपुर के लोग हैं, आने वाले जो हमारे युवा हैं, उनको भी बेहतर रोजगार भविष्य में, जो बाहर जाना चाहते हैं उनकी बजाय वो नागपुर में मिलेंगे। मिहान में भी अभी कई बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की कई चीज़ें वो नागपुर में आने के लिए प्रस्तावित हैं। तो ये आने वाले समय में रोज़गार भी उपलब्ध होंगे, नागपुर शहर को एक अच्छा जो दर्जा हासिल होना चाहिए बड़ा, वो निश्चित रूप से हासिल होगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा आखिरी आपसे, आपके जो विभाग जी जिसके आप सदस्य हैं उससे जुड़े हैं, कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार निर्मित योजना और अभी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित योजना का भी संचालन है, उसमें भी ग्रामीणों को सब्सिडी दी जाती है 35%, शहरियों को 25% सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है सर कि प्रोजेक्ट बन जाता है, उसके प्रकल्प बन जाते हैं, बेरोजगार उसको अपनी चप्पल ही घिसती है, विभाग में जाते हैं, लेकिन जिस वक्त वो प्रोजेक्ट जब बैंक में जाते हैं, उसको जब फाइनेंस की बात आती है पैसे, तो उस वक्त काफ़ी दिक्कतें आती, अटक जाती। तो इसमें आप कुछ सपोर्ट करते कि कुछ अगर उस पर कुछ लगाम कसते हैं कि, क्योंकि आजकल बैंकों में भी बहुत मनमानी चलती है। इसमें देखिए, बैंकों का बराबर है और बैंकों के कारण रुकावट आती है, लेकिन खादी ग्राम उद्योग के केवीआईसी के माध्यम से जो प्रोजेक्ट रिकमेंड किए जाते हैं, तो बैंकों को भी हमारे केवीआईसी, हमारी डीआईसी, ये संस्थाएं दबाव लाती है कि हमने उसको रिकमेंड किया है, हमने वेरीफाई किया है, उनको आप कर्ज दीजिए और उनको काम करने का मौका दीजिए। ये पूरी कोशिश रहती है। और हमारे माननीय गडकरी जी से, इवन देवेंद्र जी से भी बातचीत हुई, इस प्रकार से बैंकों पर यदि कोई अच्छी योजना या कोई अच्छा प्रोजेक्ट डालता है तो उसको बैंकों पे भी दबाव डालने की बातचीत हमारी हुई है, और बैंकों की मीटिंग भी बुलाई जानी है कि इस प्रकार से बैंक उनको कोऑपरेट करें। कई बैंकों की भी मजबूरी है, हमने जो बातचीत की कि बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने प्रोजेक्ट के नाम पे लिया, लेकिन वो आज तक कर्ज वापस नहीं कर पाए, उनको मतलब डिफ़ॉल्टर। तो उसके कारण बैंकों को भी लगता है कि वो पब्लिक की पूंजी है, लोगों का है, उसका भी दुरुपयोग ना हो। तो इसीलिए कई जगह बैंक भी अपनी एक मर्यादा में रहना चाहती है। अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी ये बैंकों के अधिकारियों से भी निवेदन है कि जो नौजवान युवा कई लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और बहुत बड़ा करोड़ रुपए नहीं मांग रहे,
तो उनको निश्चित रूप से कर्ज उनको देना चाहिए, उनकी योजनाओं के हिसाब से जो भी अच्छी योजना वो व्यापार करने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव आया कि बैंकों ने भी कोशिश अभी जारी की है, कई बैंक तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर ढंग से मदद करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको पदस्थ होने पर जो खादी और केंद्रीय ग्राम उद्योग जो आयोग जो उसके तकरीबन 1.25 साल का अरसा होने आ रहा है, तो नागपुर संभाग में ऐसे कितने बेरोजगारों को रोजगार देने में आपने सफलता पाई? मेरा जैसा है, हमारे तरफ से जो भी कोशिश हुई उसको हमने बैंकों के माध्यम से, हमारे अधिकारी के माध्यम से जो भी आया उसको कोशिश की, लेकिन जितना मिलना चाहिए था मुझे भी सफलता या हमारे अधिकारी को, वो नहीं मिल पाई। ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि जितना होना चाहिए वो नहीं मिल पाई है। बैंकों के भी कई प्रोजेक्ट हमारे अभी भी प्रलंबित पड़े हुए हैं, बैंकों के पास हैं या और भी कारणों से। तो हमारी कोशिश है कि उसको गति प्रदान करना जितनी, और ये मेन तो ये है कि इसमें कोरोना के दौरान सब चीज़ों में रुकावट थी। 2 वर्षों में हम लोग को जब से जिम्मेदारी मिली उस समय भी कोरोना था, तो उसके कारण जितना प्रतिसाद मिलना था वो हम लोगों को नहीं मिला है। बैंकों का भी ये था कि कोरोना के कारण उन लोगों की भी जिन लोगों ने कर्ज लिया उन्होंने परतफेड़ नहीं की, तो इसके कारण बैंकों ने भी थोड़ा सा हाथ सिकुड़ के रखा था। लेकिन मैं समझता आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर लोगों को इसमें मदद कर पाएंगे। तो ये थे मेरे साथ जयप्रकाश गुप्ता जी, जो कि रोज़गार पे और देश वर्तमान हालातों पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनका ये साफ कहना है कि खादी व ग्राम उद्योग आयोग वो नौजवान नर और नारी जिनमें स्वरोजगार करने की एक उमंग है, उनके कदम से कदम मिलाकर कार्य करती है। और उनका ये भी कहना है कि नागपुर शहर में जो खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके पीछे मात्र उद्देश्य इंसानियत की लौ जलाना है। तो मैं अब आपके कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।